हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम बता रहे हैं जंतुओं और पौधों में समानताएं। आप जानते होंगे जंतु भेड़ बकरियां गाय भैंस मनुष्य और पौधे चाहे पालक हो पेड़ शीशम है मक्का का पौधा इत्यादि, ये दोनों जीव के ही श्रेणी में आते हैं। जंतु और पौधे दोनों को मिला के हम जीव कहते हैं। जैसे मान लीजिए जीव विज्ञान आप पढ़ते हैं, जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहते हैं, तो जीव विज्ञान के दो पार्ट हैं, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान वनस्पति विज्ञान इसके दो पार्ट हैं। तो जंतु विज्ञान को हम जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। तो जंतु और पौधे दोनों मिलके इस जीव की श्रेणी में आते हैं। तो क्यों जीव के श्रेणी में आते हैं, व्हाट इज रीजन, इसका कारण क्या है? जंतु को और पौधे को, जंतु को और वनस्पति को, दोनों को हम जीव के श्रेणी में क्यों रखते हैं, इसका क्या कारण है? तो जंतु और पौधों में कुछ समानताएं हैं। और एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने बताया था कि पौधों में भी जीव पाए जाते हैं, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो आज आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से जंतु एवं पौधों में समानताएं, जंतु और पौधों में क्या समानताएं हैं जिससे दोनों को हम जीव की श्रेणी में लाते हैं या दोनों को हम जीव कहते हैं। तो आइए, पहला है भोजन की आवश्यकता। चाहे वह जंतु हो या पौधा, दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है। जंतु परपोषी होते हैं, अपना भोजन दूसरे पौधों पर अथवा जंतुओं पर निर्भर करते हैं, जैसे धान गेहूं पालक इस पर निर्भर है इत्यादि। और जंतु जैसे मुर्गा है बकरा है चाहे अंडे हैं जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इनके मांस जो मिलता है इस पर हम निर्भर हैं। इसलिए हम जंतुओं को परपोषी कहते हैं और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश, पर्णहरित, खनिज लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये मंड का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज अथवा मंड कहते हैं। इस मंड का निर्माण करते हैं जो पौधों के भोजन के रूप में काम आता है, जो इसी को लेके उनकी कोशिकाएं जीवित रहती हैं। तो इसका निर्माण करते हैं और उसी भोजन का उपयोग करके वे जीते हैं। तो चाहे जंतु हो या पौधा, दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है। जंतुओं का जो भोजन होता है वह सीधे तौर से हम प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं, लेकिन जो पौधों का भोजन होता है उसको जानने के लिए हमको विज्ञान की तरफ जाना पड़ता है। उसमें फोटोसिंथेसिस की अब क्रिया होती है, मंड का निर्माण होता है और फ्लोएम नलिकाओं द्वारा इस भोजन को पौधों के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो पौधों द्वारा जो संचित भोजन होता है उसी का वह उपयोग करते रहते हैं, और काफी दिनों तक सूर्य का प्रकाश न मिलने के कारण अगर वह एकत्रित किए हुए भोजन का उपयोग कर लेते हैं तो वह भोजन के अभाव में पीले पड़ जाते हैं। इसलिए जंतु और पौधे दोनों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली समानता यह है कि जंतु और पौधे दोनों को भोजन की आवश्यकता है। भोजन के अभाव में जंतु भी मर जाएगा और पौधा भी। अगर हम आपसे बताए हैं काफी दिनों तक अगर धूप नहीं निकलता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाती है, तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, एकत्रित भोजन को समाप्त कर देते हैं और धीरे धीरे वे पौधे क्या होते हैं, पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो पहली समानता है भोजन की आवश्यकता।
जो जंतु और पौधों दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों को भोजन चाहिए, इसी कारण जंतुओं और पौधों को हम जीव की श्रेणी में लाते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं वृद्धि। वृद्धि जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। अब देखिए, जंतुओं में भी वृद्धि होती है और पौधों में भी वृद्धि होती है। तो होता क्या है वृद्धि में? जो जंतु की वृद्धि होती है वह आंतरिक वृद्धि होती है। कौन सी वृद्धि होती है? आंतरिक वृद्धि होती है। और जो पौधों में वृद्धि होती है वह बाह्य वृद्धि होती है। अब जानिए आंतरिक वृद्धि और बाह्य वृद्धि क्या है। जंतुओं में जो वृद्धि होती है वह आंतरिक वृद्धि इसलिए होती है कि जब जंतु पैदा होता है, जन्म लेता है, मान लीजिए मनुष्य ही है, अगर मनुष्य जन्म लिया तो जन्म के समय ही उसके 2 पैर, 2 हाथ, 1 हाथ में 5 अंगुलियां, आंख, नाक, कान, हेड, सब कुछ मिलता है। और जो धीरे धीरे वो ग्रोथ करता जाता है, बढ़ता जाता है, तो बढ़ता जाता है तो उसके बाहर से अंग दांत को छोड़ के, क्योंकि जन्म होते समय दांत नहीं निकला रहता है, जो जन्म के बाद निकलता है और मृत्यु के पहले टूट जाता है अगर ओल्ड हो के हम मरे तो दांत को छोड़ के सारे जो अंग हैं वह जन्म के समय ही मिलते हैं और धीरे धीरे उसका बड़ा होता जाता है। जैसे अंगुलियां छोटी हैं तो बड़ी हो जाएगी, हाथ इतना लंबा है तो इतना बड़ा हो जाएगा, पैर इतना छोटा है तो इतना बड़ा हो जाएगा। यह जो वृद्धि, जो इसकी ग्रोथ होती है, जो इसकी वृद्धि होती है वह आंतरिक वृद्धि होती है। लेकिन पौधों में क्या होता है? पौधों में बाह्य वृद्धि होती है। मान लीजिए एक आम का गुठली है या बरगद का बीज है। एक आम की छोटी सी गुठली में आम का विशाल वृक्ष छुपा हुआ है। आप ध्यान देंगे, अगर गुठली को लगाते हैं तो सबसे पहले उसका जड़ निकलता है, उसके बाद उसकी तना निकलता है, वह बढ़ता जाता है। तो पहले गुठली लगाते हैं, उसका बीज बोते हैं, फिर जड़ का निर्माण होता है, फिर तना का निर्माण होता है और उसके बाद उसमें से पत्तियां निकलती हैं और धीरे धीरे देखते देखते उसकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी शाखाएं, यह मोटा पेड़ बन जाता है। फिर इसकी डालियां हो जाती हैं, इसमें फल लगना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू में जो भी यह निकला था तो सिंपल एक स्टेम था, यह तना था। जो इसमें ग्रोथ हुई वो बाहर आने के बाद हुई। वह शुरू में न उसकी डालियां निकली थी, न उसकी पत्तियां निकली थी, न कुछ निकला था। इसलिए इस वृद्धि को हम कहते हैं बाह्य वृद्धि, जो बाहर आने के बाद इसकी वृद्धि हुई है। और जीव में आंतरिक वृद्धि होती है, जो कुछ होता है वह जन्म के समय ही होता है। उसकी जो ग्रोथ होती है केवल अंगों की वृद्धि होती है। अंग बड़े होते हैं, हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, ये सब बड़े होते हैं, न कि अलग से बनता है दांत को छोड़ के। तो पौधों में बाह्य वृद्धि होती है और जंतुओं में आंतरिक वृद्धि होती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जिसको हम कहते हैं श्वसन। आप यह जान लें, चाहे पौधे हों अथवा जीव, जंतु दोनों श्वसन क्रिया करते हैं, परंतु जो जीव होते हैं वह 24 आवर्स श्वसन करते रहते हैं और पौधे होते हैं वह प्रकाश के अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। और श्वसन क्रिया में चाहे जंतु हो या पौधा, दोनों ऑक्सीजन का उपयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। जब श्वसन क्रिया करता है तो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। मानव के लिए जो श्वसन के अंग हैं वह फेफड़ा है, वह फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। लेकिन जो पौधे के लिए श्वसन का अंग है वह है स्टोमेटा, जिसको हम रंध्र कहते हैं। रंध्र में खुलने और बंद होने की प्रक्रिया होती है, उसी के द्वारा वह श्वसन करता है। लेकिन ऑक्सीजन पौधा भी लेता है और ऑक्सीजन मनुष्य भी लेता है, जंतु भी लेता है। और श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पौधा भी छोड़ता है और मनुष्य भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पौधा प्रकाश के अनुपस्थिति में श्वसन करता है और जीव 24 आवर्स श्वसन करता है। इसलिए जब भी हरे पौधे, हरे पेड़ होते हैं, वह अक्सर सूर्य का प्रकाश रात में उसको नहीं मिलता है और उसकी श्वसन क्रिया रात को अधिकतर संपन्न होती है। तो कभी भी भूलकर हरे पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। कारण उसका यह है
कि प्रकाश के अनुपस्थिति में वह पेड़ श्वसन क्रिया करेगा और ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करेगा। और आपको भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जो ये पेड़ है आपका, ये जो पेड़ है, ये पेड़, तो पेड़ के नीचे आप सोए रहेंगे और यहाँ पर जितना ऑक्सीजन गैस है वह समाप्त हो जाएगा। कुछ पौधा ले लेगा, कुछ आप ले लेंगे, या ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगा, कुछ पौधा ले लेगा, कुछ आप ले लेंगे, और यहाँ पर बन जाएगा, मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और आप कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करना शुरू कर देंगे। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म और विषैली गैस है, इसलिए आपकी डेथ भी हो सकती है। तो कभी भी भूलकर रात को हरे पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो श्वसन क्रिया पौधों में भी होती है और जंतुओं में भी होती है। तीसरा पॉइंट, चौथे पॉइंट पर आते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रजनन, जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की कैपेसिटी को वी कॉल रिप्रोडक्शन, उसे हम प्रजनन कहते हैं। हर जीव चाहता है कि हमारे वंशज में वृद्धि हो, चाहे मानव हो, पेड़ हो, आम हो, धान हो, गेहूं हो, भेड़ हो, बकरी हो। तो सबके अंदर एक गुण होता है जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिसी को उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, उसको हम प्रजनन कहते हैं। तो चाहे धान को पैदा करेगा, धान का बीज बोएंगे तो धान ही निकलेगा, गेहूं का बीज बोएंगे तो तमाम सारे गेहूं निकलेंगे, मानव को पैदा करेगा, गाय को पैदा करेगी, भैंस को पैदा करेगी, भेड़ को और बकरी को। तो यह रिप्रोडक्शन क्रिया द्वारा, यानी हर लोग चाहते हैं कि मेरा संतति चलता रहे, मेरे संतान पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें, वह कहीं से विलुप्त न हो, और आने वाले इस समाज में भी और आने वाले समाज में भी हमारे वंशज का नाम चलता रहे। तो रिप्रोडक्शन मनुष्य की सबसे मोस्ट क्वालिटी है, अथवा किसी भी जीव की सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी यह रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है। अगर यह क्वालिटी बंद हो जाए तो संसार में जितने लोग दिख रहे हैं या जितने जीव दिख रहे हैं बस यहीं तक रुक जाएगा, बाकी मरने के बाद समाप्त हो जाएगा। इसलिए रिप्रोडक्शन सिस्टम के द्वारा, प्रजनन के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने जीव को, अपने संतान को आगे बढ़ाते हैं। तो रिप्रोडक्शन की परिभाषा यह होती है कि हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर जंतु के अंदर अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की एक कैपेसिटी होती है, वंशज बनाने की एक कैपेसिटी होती है, और उसी कैपेसिटी द्वारा वह संतान को उत्पन्न करता है। तो यानी अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है, जो जीव जंतु में भी पाया जाता है और पौधों में भी पाया जाता है। 5वें नंबर पर है यहाँ पर अगला पॉइंट, मोशन, जिसको हम गति कहते हैं। तो जीव तो सामान्य तौर पर गति करते रहते हैं, जैसे हम हैं, यहाँ से कहीं और गए, वहां से वहां गए, या कोई भी जीव, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, ये चलती रहती हैं, ये आपको प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं उसको। परंतु यह देखा गया है कि एक समुद्र का पौधा है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास नामक यह पौधा सीलिया द्वारा गति करता है। जो इसका प्रचलन अंग है वह है सीलिया। क्लेमाइडोमोनास नामक पौधा यह सीलिया द्वारा गति करता है, प्रचलन अंग है। तो जंतु तो गति करते ही रहते हैं, लेकिन पौधे भी गति करते रहते हैं, और यह दोनों में समानता है। कभी कभी पूछ देता है कि ऐसे पौधे का नाम बताइए जो सीलिया द्वारा गति करता है, तो यह समुद्री पौधा है क्लेमाइडोमोनास, जो सीलिया द्वारा गति करता है। तो गति भी पौधे और जीव के बीच में समानता है। अगला पॉइंट है उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता का मतलब यह है कि बाह्य उद्दीपनों के प्रति क्रिया और प्रतिक्रिया का अनुभव होना। जैसे हमारा हाथ आग में जाता है तो हम तुरंत खींच लेते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि हमको पता है कि आग से हाथ जल जाएगा। अगर कांटा हमारे शरीर में चुभता है तो तुरंत उसको खींच लेते हैं, हमको अनुभव हो जाता है, हम तुरंत खींच लेते हैं।
या ठंडेपन, बर्फ हाथ में आता है तो हमको ठंडा लगता है, ठंडेपन का एहसास होता है, इसी को कहते हैं उत्तेजनशीलता। यानी अगर हम कहीं देख रहे हैं और सामने से भट्ठी आ रही है तो हम प्रयास करते हैं कि तुरंत आंख बंद कर लें। तो बाह्य उद्दीपनों के प्रति क्रिया और प्रतिक्रिया को जानना उत्तेजनशीलता कहलाता है। लेकिन ये भी पौधों में एक उत्तेजनशीलता देखा गया है। आप लाजवंती का पौधा देखे होंगे, लाजवंती का पौधा आप देखे होंगे, जिसको हम कहते हैं छुई मुई। इस छुई मुई के पौधे की यह विशेषता है कि जब उसके टच में आप जाएंगे तो अपने पत्तियों को सिकोड़ लेगा, पत्तियों को बंद कर लेगा। उसको जैसे ये लगेगा कि मेरा दुश्मन कोई आ गया है। हमको इस पर्यावरण से बचना चाहिए और वो अपने पत्तियों को सिकोड़ लेगा। सिकोड़ने के बाद वह जैसे लग गया कि मर गया, इस तरह से वह मुरझा जाएगा। तो उत्तेजनशीलता जंतुओं और पौधों के बीच समानताएं हैं। तो इन समानताओं को हम आपको शुरू में बता चुके हैं कि डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में भी जीव पाए जाते हैं, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इस प्रकार जंतुओं और पौधों के बीच ये समानताएं हैं। यही कारण है जंतु और पौधे दोनों को हम जीव की श्रेणी में रखते हैं और जीव कहते हैं। अगर किसी भी बात में अगर जीव शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें जंतु भी आएगा और पौधे भी आएंगे। यानी पौधे, हरे पौधे, ऐसा नहीं है कि पेड़ काट के रख दिया गया, लकड़ी सूख गया, उसको भी तुम जीव कहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो हरे पेड़ की मैं बात कर रहा हूँ, हरे पौधों की बात कर रहा हूँ। या धान पक गया, उसको काट दिए और रख दिए और पुआल का पुजोट बना दिए और कह दिए कि इसमें भी जीव है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें समानता पाई जाती है और इसी के लिए उन दोनों को हम जीव कहते हैं। इस प्रकार इस वीडियो को आप देखें, समझें कि जंतु और पौधों को जीव की श्रेणी में क्यों रखते हैं। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की आपको कमी नजर आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में